क्या अकेलेपन को दूर कर पाई सोमा। सुबह के 6 बजे थे। रोज की तरह सोमा की आंखें खुल गई थीं। अपनी बगल में अस्तव्यस्त हॉल में लेटे महेंद्र को देख वह शर्मा उठी थी। वह उठने के लिए कसमसाई तो महेंद्र ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उठने भी दो, काम पर जाने में देर हो जाएगी। आज काम से छुट्टी, हम लोग आज अपना हनीमून मनाएंगे। वाह वाह, क्या कहने। पुरानी कड़वी बातें याद करके वह गंभीर हो उठी, बोली, ये बहुत अच्छा हुआ कि अपन लोगों को शहर की इस कॉलोनी में मकान मिल गया है। यहाँ किसी को किसी की जाति से मतलब नहीं है। सही कह रही हो, जाने कब समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि सभी इंसान एक समान हैं। महेंद्र बोला था, वह सब तो ठीक है, लेकिन अब उठने भी दो। आज हमारे नए जीवन का पहला दिन है। ये क्षण फिर से तो लौट कर नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर मस्ती करूंगा। इस पल के लिए तुमने मुझे बहुत लंबा इंतजार करवाया है। आज जगगा जासूस पिक्चर देखेंगे, बलदेव की चाट खाएंगे, राजा राम की शिकंजी पिएंगे। तुम जहाँ कहोगी वहाँ जाऊंगा, जो कहोगी वह करूंगा। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ओहो, केवल बातों से पेट नहीं भरने वाला है। पहले जाओ, दूध और डबल रोटी लेकर आओ। मेरी रानी, दूध के साथ साथ आज तो जलेबी और कचौड़ी भी लेकर आऊंगा। ये कहकर वह सामान लेने चला गया। वह उठकर रोज की तरह झाड़ू बुहारू और बर्तन आदि काम निपटाने लगी थी। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने बीते हुए दिन नाच उठे थे। अभी वह 25 वर्ष की होगी, परंतु अपनी इन आंखों से कितना कुछ देख लिया था। अम्मा स्कूल में आया थी, इसलिए उसे मन ही मन टीचर बनाने का सपना देखती रहती थी। बाबू राजगिरी का काम करते थे, उन्हें पैसा अच्छा मिलता था, लेकिन पीने के शौक के कारण सब बर्बाद कर लेते थे। वे 2 दिन काम पर जाते, तीसरे दिन घर पर छुट्टी मनाते। अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और लंबी लंबी बातें करते। अम्मा जब भी कुछ बोलती तो गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभलपुर से थोड़ी दूर एक बस्ती थी जिसे आज की भाषा में चाल कह सकते हैं। लगभग 10-12 घर थे, सबकी आपस में रिश्तेदारी थी। बच्चे आपस में किसी के भी घर में खा पी लेते और सड़क पर खेल लेते। कोई काका था, कोई दादी तो कोई दीदी। आपस में लड़ाई भी जमकर होती, लेकिन फिर दोस्ती भी हो जाती थी। वह छुटपन से ही स्कूल जाने से कतराती थी। वह लड़कों के संग गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेलती, कभी कभी लंगड़ी टांग भी खेला करती थी। अम्मा स्कूल से लौटकर आती तो सड़क पर उसे देखते ही चिल्लाती, कहे लली, स्कूल जाने के समय तो तुम्हें बुखार चढ़ा था, अब सब बुखार हवा हो गया। बर्तन मांजने को पड़े हैं, चल मेरे लिए चाय बना। वह जोर से बोलती, आई अम्मा, लेकिन अपने खेल में मगन रहती जब तक अम्मा पकड़कर उसे घर के अंदर न ले जाती। वे उसका कान खींचकर कहती, अरे कमबख्त, कभी तो किताब खोल लिया कर। अम्मा की डांट का उस पर कुछ असर न होता। इसी तरह खेलते कूदते वह बड़ी हो रही थी, लेकिन हर साल पास होती हुई वह बीए में पहुंच गई थी। कॉलेज घर से दूर था, इसलिए बाबू ने उसे साइकिल दिलवा दी थी। बचपन से ही उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। अब तो वह जवान हो चुकी थी, इसलिए बन संवर कर अपनी साइकिल पर हवा से बातें करती हुई कॉलेज जाती। वहां उसकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। वह उसकी सुंदरता पर मरमिटा था। कैफेटेरिया की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उसकी बाइक पर बैठकर वह अपने को महारानी से कम न समझती। 19-20 साल की कच्ची उम्र और इश्क का भूत। पूरे कॉलेज में उनके इश्क के चर्चे सबकी जबान पर चढ़ गए थे। वह उसके संग कभी कंपनी बाग तो कभी मॉल तो कभी कॉलेज के कोने में बैठकर भविष्य के सपने बुनती। एक दिन वे दोनों एक दूसरे को गलबहिया डाले हुए पिक्चर हॉल से निकल रहे थे, तभी नरेन के चाचा बलवीर सिंह ने उन दोनों को देख लिया था। फिर तो उस दिन घर पर नरेन की शामत आ गई थी। सोमा की जाति बिरादरी पता करते ही नरेन को उससे हमेशा के लिए दूर रहने की सख्त हिदायत मिल गई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बहुल क्षेत्र है। वहाँ की खाप पंचायतें अपने फैसलों के लिए कुख्यात हैं। जाट लड़का किसी वाल्मीकि समाज की लड़की से प्यार की पेंट बढ़ाए, ये बात उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं थी। वे लोग 15-20 गुडों को लेकर लाठी डंडे लहराते हुए आए और शुरू कर दी गाली गलौज व तोड़फोड़। वे लोग बाबू को मारने लगे तो वह अंदर से दौड़ती हुई आई और चीखने चिल्लाने लगी थी। एक गुंडा उसको देखते ही बोला, ऐसी खूबसूरत मेनका को देख नरेन का कौन कहे, किसी का भी मन मचल उठे। बाबू ने उसे धकेलकर अंदर जाने को कह दिया था,
पास पड़ोस के लोगों ने किसी तरह उन लोगों को शांत करवाया, नहीं तो निश्चित ही उस दिन खून खराबा होता। पंचायत बैठी और फैसला दिया कि महीने भर के अंदर सोमा की शादी कर दी जाए और 10,000 रुपए जुर्माना। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया और आनन फानन उसकी शादी फजलपुर गांव के सूरज के साथ, जो कि स्कूल में मास्टर था, तय कर दी गई। उसके पास अपना पक्का मकान था, थोड़ी सी जमीन थी जिसमें सब्जी पैदा होती थी। अम्मा बाबू ने खुशी खुशी यहाँ वहां से कर्ज लेकर उसकी शादी कर दी। बाइक, फ्रिज, टीवी, कपड़े लत्ते, बर्तन भांडे, दहेज में जाने क्या क्या दिया। आंखों में आंसू लेकर वह सूरज के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। ससुराल का कच्चा खपरेल वाला घर देख उसके सपनों पर पानी फिर गया था। 10-15 दिन तक सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता रहा था। वह दिन भर मोबाइल में वीडियो देखता रहता था, आसपास की औरतों से भौजी भौजी कहकर हंसी ठिठोली करता या फिर आलसियों की तरह पड़ा सोता रहता। रोज रात में दारू चढ़ाकर उसके पास आता। नशा करते देख उसे अपने बाबू याद आते। एक दिन उसने उससे काम पर जाने को कहा तो नशे में उसके मुंह से सच फूट पड़ा। न तो वह बीए पास है और न ही सरकारी स्कूल में मास्टर है। ये सब तो शादी के लिए झूठ बोला गया था। वह रो पड़ी थी। फिर उसने सूरज को सुधारने का प्रयास किया था। वह उसे समझती तो वह एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। आलसी तो वह हद दर्जे का था। पान मसाला हर समय उसके मुंह में भरा ही रहता। जुआ खेलना, शराब पीना उसके शौक थे। यहाँ वहाँ हाथ मारकर चोरी करता और जुआ खेलता। उसका भाई भी रात में दारू पीकर आता और गाली गलौज करता। कुछ पैसे अम्मा ने दिए थे, कुछ उसके अपने थे। वह अपने बक्से में रखे हुए थी। सूरज उन पैसों को चुरा कर ले गया था। एक दिन उसने अपनी पायल उतार कर साफ करने के लिए रखी थी। वह उसको यहाँ वहाँ घंटों ढूंढती रही थी, लेकिन जब पायल हो तब तो मिले। वह तो उसके जुए की भेंट चढ़ गई थी। यहाँ तक कि वह उसकी शादी की सलमा सितारे जड़ी हुई साड़ी ले गया और जुए में हार गया। अस्त व्यस्त बक्से की हालत देख वह साड़ी के गायब होने के बारे में जान चुकी थी। वह खूब रोई। जाकर अम्मा जी से कहा तो वे बोली थी, साड़ी ही तो ले गया, तुझे तो नहीं ले गया। मैं उससे डांट लगाऊंगी। उसकी शादी को अभी साल भी नहीं पूरा हुआ था, लेकिन उसने मन ही मन सूरज को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। वह नशे में कई बार उसकी पिटाई भी करके उसके अहम को भी चोट पहुंचा चुका था। वह बहुत दुखी थी, साथ ही क्रोधित भी थी। सूरज नशा करके देर रात आया। आज कुछ ज्यादा ही नशे में था। बदबू के भभके से उसका जी मिचला उठा था। फिर उसके शरीर को अपनी संपत्ति समझते हुए अपने पास उसे खींचने लगा। पहले तो उसने धीरे धीरे मना किया, पर वह जब नहीं माना तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। कोने में रखे संदूक का कोना उसके माथे पर चुभ गया और खून का फव्वारा निकल पड़ा। फिर तो उस दिन आधी रात को जो हंगामा हुआ कि पौ फटते ही उसे उसके घर के लिए बस में बैठाकर भेज दिया गया। बाबू अम्मा ने उसे देख अपना सिर पीट लिया था। अम्मा बार बार उसे ससुराल भेजने का जतन करती, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। उसे अब किसी काम की तलाश थी, क्योंकि अब वह अम्मा पर बोझ बनकर घर में नहीं बैठना चाहती थी। सब उसे समझते, आदमी ने पिटाई की तो क्या हुआ, तुमने क्यों उस पर हाथ उठाया आदि। अम्मा ने अमिता बहन जी से उसकी नौकरी के लिए कहा तो उन्होंने उसे अपने कारखाने में नौकरी पर रख लिया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वहां शर्त सिली जाती थी, उसे बटन लगाकर तय करना होता था। इस काम में कई औरतें आदमी लगे हुए थे। सुपरवाइजर बहुत कड़क था। वो एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देता। किसी को भी आपस में बात करते या हंसी मजाक करते देखता तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दिया करता। कारखाने का बड़ा उबाऊ वातावरण था। औसत दर्जे का कमरा, उसमें 10-12 औरत आदमी, चारों ओर कमीजों का ढेर और धीमा धीमा चलता पंखा। नए कपड़ों की गर्मी में लगातार काम में जुटे रहकर वह थक जाती और ऊब भी जाती। थकी मांदी जब वह घर लौटती तो एक कोठरी में बाबू की गाली गलौज और नशे में अम्मा के साथ लड़ाई व मारपीट से दो चार होना पड़ता। लड़ाई झगड़े के बाद उसे सोता समझ दोनों अपने शरीर की भूख मिटाते। उसे घिन आती और वह आंखों में ही रात काट देती। सवेरे पड़ोस का रमेश उसे लाइन मारते हुए कहता, अरे सोमा, एक मौका तो दे मुझे, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। वह आंखें तरेर कर उसकी ओर देखती और नाली पर थूक देती। विमला काकी व्यंग्य से मुस्कुरा कर कहती, कल तुम्हारे बाबू बहुत चिल्ला रहे थे, क्या अम्मा ने रोटी नहीं बनाई थी। वह इस नाटकीय जीवन से छुटकारा चाहती थी। उसने नौकरी के साथ साथ बीए की प्राइवेट परीक्षा पास कर ली थी।
जब वह बीए पास हो गई तो उसकी तरक्की हो गई। आंखों ही आंखों में वहां काम करने वाले महेंद्र से उसकी दोस्ती हो गई। वह अम्मा से छिपा कर उसके लिए टिफिन में रोटी ले आती। दोनों साथ साथ चाय पीते, लंच भी साथ खाते। कारखाने के सुपरवाइजर दिलीप ने बहुत हाथ पैर पटके कि तुम्हें निकलवा दूंगा, यहाँ काम करने आती हो या इश्क फरमाने। लेकिन जब आपस में मन मिल जाए तो फिर क्या। महेंद्र, एक बात समझ लो, तुमसे दोस्ती जरूर की है लेकिन मुझसे दूरी बनाकर रहना। मुझ पर अपना हक मत समझना, नहीं तो एक पल में मेरी तेरी दोस्ती टूट जाएगी। देख सोमा, तेरी साफगोई ही तो मुझे बहुत पसंद है। जरा देर नहीं लगी और सूरज को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई। इस तरह आपस में बातें करते करते दोनों अपने दुख बांटने लगे। महेंद्र, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जब से लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बदनामी हो गई। मेरे जैसे आदमी को भला कौन अपनी लड़की देगा? वह छोड़कर क्यों चली गई? उसका शादी से पहले किसी के साथ चक्कर था। अपनी अम्मा की जबरदस्ती के चलते उसने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन महीने भर में ही सब कुछ ले देकर भाग गई। उसका अपना अतीत उसकी आंखों के सामने घूम गया था। अब महेंद्र के प्रति उसका लगाव अधिक हो गया था। एक दिन उसको बुखार था, इसलिए वह काम पर नहीं गई थी। वह घर में अकेली थी। तभी गंगाराम बाबू के दोस्त ने कुंडी खटखटाए, एक कटोरी चीनी दे दो बिटिया। वह चीनी लेने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि उसने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया था। लेकिन वह घबराए नहीं, बल्कि उसकी बाहों में अपने दांत गड़ा दिए। वह बिलबिला पड़ा था। उसने जोर की लात मारी और पकड़ ढीली पड़ते ही वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगी। शोर सुनते ही लोग इकट्ठे होने लगे। लेकिन उस बेशर्म गंगाराम ने जब कहा कि तेरे बाबू ने मुझसे पैसे लेकर तुझे मेरे हाथ बेच दिया है, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। तू है ऐसे बाप पर, हट जा यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगी कि तेरा नशा काफूर हो जाएगा। वह क्रोध में तमतमा कर बोली, मैं आज से यहाँ नहीं रहूंगी। आसपास जमा भीड़ बाबू के नाम पर थूक रही थी। लड़ाई की खबर मिलते ही अम्मा भी भागती हुई आ गई थी। वह उसे समझने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने तो कसम खा ली थी कि वह इस कोठरी के अंदर पैर कभी नहीं रखेगी। उसी समय महेंद्र उसका हालचाल पूछने आ गया था। सारी बातें सुनकर बोला, तुम मेरी कोठरी में रहने लगो, मैं अपने दोस्त के साथ रहने लगूंगा। अम्मा की गालियों की बौछार के साथ साथ रोना चिल्लाना, इन सब के बीच वह उस नर्क को छोड़कर महेंद्र की कोठरी में आकर रहने लगी थी। अम्मा ने चीख चीख कर उस दिन उससे रिश्ता तोड़ लिया था। महेंद्र के साथ जाता देख अम्मा उग्र होकर बोल रही थी, जा रह उसके साथ, देखना महीना 15 दिन में तुझसे मन भर जाएगा, बस तुझे घर से बाहर कर देगा। महेंद्र को सोमा काफी दिनों से जानती थी। उसने उसकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा था। उसकी निगाहों में, बातों में वासना की झलक नहीं थी। कारखाने में वह अब सुपरवाइजर बन गई थी। उसके मालिक उसके काम से बहुत खुश थे। महेंद्र पढ़ा लिखा तो था ही, वह अब पूरे एरिया का इंस्पेक्टर बन गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक घर के लिए सोमा का नाम निकल आया था। उसके लिए 1 लाख रुपए जमा करने थे। नाम उसका निकला था, पैसे भी उसी के नाम पर जमा होने थे। लेकिन महेंद्र ने निसंकोच पल भर में पैसे उसके नाम पर दे दिए। अब उसका अपना मकान हो गया था। मकान मिलते ही वे दोनों बस्ती से दूर इस कॉलोनी में आकर रहने लगे थे। सोमा को अपने जीवन में सूनापन लगता। जब उससे सब अपने पति या बच्चों की बात करती तो उसके दिल में कसक सी उठती थी कि काश उसका भी पति होता, परिवार और बच्चे होते। लेकिन महेंद्र ने उससे दूरी बना कर रखी थी। उसने लालची निगाहों से कभी उसकी ओर देखा भी नहीं था। जबकि सोमा के सजने संवरने के शौक को देखते हुए महेंद्र बालों की क्लिप, नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि लाता रहता था। कभी सूट तो कभी साड़ी भी ले आता था। एक दिन लाल साड़ी लेकर आया था। बोला, सोमा ये साड़ी पहन, तेरे पर लाल साड़ी खूब फबेगी। साड़ी तो तू सच में बड़ी सुंदर लाया है, लेकिन इसे भला पहनूंगी कहाँ, बता। हम दोनों इतवार को पिक्चर देखने चले गए, तब पहनना। वह शर्मा गई थी। दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते थे। वह कमरे में सोती तो महेंद्र बाहर बरामदे में। उसके अपने घर की खबर मिलते ही सूरज जाने कहां से प्रकट हो गया और पूरी कॉलोनी में महेंद्र की रखेल कहकर गाली गलौज करते हुए पति का हक जमाने लगा। महेंद्र को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सोमा अकेले ही सूरज का सामना करने के लिए काफी थी। उसकी गालियों के सामने उसकी एक नहीं चली थी और हार कर वह लौट गया था। कई बार रात के अंधेरे में वह करवटें बदलती रह जाती थी।
समाज की उलझुल बातें और लालची मर्दों की कामुक निगाहें, मानो वह कोई ऐसी मिठाई है जिसका जो चाहे रसास्वादन कर सकता है। महेंद्र के साथ रहने से वह अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। बैंक में अकाउंट हो या कोई भी फॉर्म, पति के नाम के कॉलम को देखते ही उसके गले में कुछ अटकने लगता था। वह महेंद्र की पहल का मन ही मन इंतजार करती रहती थी। महेंद्र अपनी बात का पक्का निकला था, उसने भी सोमा का मान रखा था। दोनों साथ रहते, खाना खाते, घूमने जाते, लेकिन आपस में एक दूरी बनी हुई थी। सोमा, कल काम की छुट्टी कर लेना। क्यों? कल आर्य कन्या स्कूल में आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने चलना है। फोटो खींची जाएगी, अच्छे से तैयार होकर चलना। वह मुस्कुरा उठी थी। अगले दिन उसने महेंद्र की लाई हुई साड़ी पहनी, कानों में झमके पहने थे। उसने माथे पर बिंदिया लगाई। फिर आज उसके हाथ मांग में सिंदूर सजाने को मचल रहे थे। हाँ नहीं सोचते हुए उसने अपनी मांग में सिंदूर सजा लिया था। हाथों में खनकती हुई लाल चूड़ियां, आज वह नवविवाहिता की तरह सजकर तैयार हुई थी। आईने में अपना अक्स देख वह खुद शर्मा गई थी। महेंद्र उसको देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह बोला, क्या सूरज की याद आ गई तुम्हें? वह इतरा कर बोली, चलो फोटो निकलवाने चलना है कि नहीं? सोमा को इतना सजा धजा देख महेंद्र उसका मंतव्य नहीं समझ पा रहा था। वह चुपचाप उसके साथ चल दिया था। वहां फॉर्म भरते समय जब क्लर्क ने पति का नाम पूछा तो एक क्षण को वह शर्माई, फिर मुस्कुराते हुई तिरछी निगाहों से महेंद्र को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली थी, महेंद्र। महेंद्र के कानों में मानो घंटियां बज उठी थीं। इन्हीं शब्दों का तो वह कब से इंतजार कर रहा था। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सोमा ने उसे आज अपना पति कहा है। रात में वह रोज की तरह अपने कमरे में जाकर लेट गया था। आज खुशी से उसका दिल बल्लियों उछल रहा था, लेकिन वह आज भी अपनी खुशी का इंतजार कर रहा था। आज नवविवाहिता के वेश में सज-धज कर अपनी मधुयामिनी के लिए सोमा आकर अपने प्रेमी की बाहों में सिमट गई थी। अब उसके मन में समाज का कोई भय नहीं था कि महेंद्र जाट है और वह वाल्मीकि। अब वे केवल पति पत्नी हैं। वह मुस्कुरा उठी थी। महेंद्र की आवाज से वह वर्तमान में लौटी थी। सोमा, दरवाजा तो खोलो, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।